महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया है। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में अब निर्णय होगा। एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और नेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं। डिप्टी सीएम का फैसला तो यह सब बैठकर करेंगे लोग, उचित समय पर आपको जानकारी हो जाएगी। इस बार उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ साजिश करके उनको कमज़ोर करने की कोशिश की है, तो नीतीश कुमार जी की हालत वही रहेगी कि रिमोट किसी और के पास होगा और मुख्यमंत्री वो रहेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 125 सीट मिली है। राजद को जलन क्यों हो रही है? एनडीए के नेता वो चुने गए हैं, कितनी सीट उनको आई, कम आई या ज़्यादा? हमने पहले ऐलान किया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बिहार में 7वीं बार नीतीश सरकार, कभी 7 दिन के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने इतिहास तो रच दिया। कल शपथ भी ले लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ कई सवाल जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका डिप्टी सीएम यानी कि उनका उप मुख्यमंत्री सरकार में कौन होगा। इस सवाल पर सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन सुशील मोदी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से, अपने ट्विटर बायो से डिप्टी सीएम का पद हटा दिया। अब सवाल यह है कि 125 सीटों के साथ एनडीए की सत्ता में वापसी तो हो गई, गठबंधन में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी बीजेपी की सरकार में भूमिका क्या बड़े भाई की होगी या बराबरी की होगी। हालांकि इसी बहाने कांग्रेस समेत विपक्ष को यह कहने का मौका मिल गया है कि बिहार में नीतीश सरकार नहीं बल्कि रिमोट सरकार होगी। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि इस दबाव के बीच नीतीश कब तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे, और ऐसे में ताल ठोक के बड़ी बहस में आज के सवाल क्या हैं ये आपको बताते हैं। 7वीं बार नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार इस बार कितने तैयार हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह कि उपकप्तान बदला, रणनीति है या फिर इसे लेकर रण होने वाला है। तीसरा सवाल, बीजेपी के रिमोट पर क्या चलेगा बिहार का सुशासन, जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है। सवाल यह भी कि बिहार कैबिनेट में बिग ब्रदर की भूमिका होगी बीजेपी की या फिर भूमिका बराबरी की होगी बीजेपी और जेडीयू के बीच। और बंगाल चुनाव तक क्या मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार, क्या यह स्ट्रैटेजी, क्या यह रणनीति होगी। भारतीय जनता पार्टी से राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ हैं, जेडीयू से सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता हमारे साथ हैं, आरजेडी से सुरेश पासवान हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी से चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले राजीव प्रताप रूडी, सवाल कांग्रेस समेत आरजेडी समेत पूरा विपक्ष ये पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश बन जाएंगे, लेकिन रिमोट क्या वाकई नीतीश के पास होगा या बीजेपी के पास? देखिए, अब तो चुनाव के पहले एग्जिट पोल में भी इसी प्रकार के स्वर आते सुनाई दिए, चुनाव के दिन भी इसी प्रकार के स्वर 12 बजे तक सुनाई दिए। अब तो ये तय हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, तो अब इस प्रकार के स्वरों की जरूरत नहीं है। हालांकि ये टेलीविजन चर्चा के लिए इस तरह का मसाला दिया जाए और विमर्श किया जाए, ये कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है। तो पता नहीं अब ये रिमोट और रिमोट कंट्रोल और ये पता नहीं ये विषय कहां से आ रहा है। हाँ, हम लोगों के तो समझ के बाहर है। कुछ आप ही बताते कि कौन सा रिमोट कंट्रोल, किस तरह का रिमोट कंट्रोल। चलिए, मुझे लगता है जिनकी तरफ से यह सवाल पूछा गया है उन्हीं से पूछ लेते हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, ये सवाल जिनकी तरफ से पूछा गया उन्हीं से पूछ लेते हैं। सुरेश पासवान जी, आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे नीतीश, रिमोट किसके पास होगा?
सुरेश पासवान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। लगता है सुरेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं पहले ब्रिजेश का रुख कर लेता हूं, पटना से ब्रिजेश मेरे साथ हैं। ब्रिजेश, पिछले कुछ घंटों के दौरान यह तो साफ हो गया कि कल शपथ ग्रहण होने वाला नीतीश कुमार का, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद, असमंजस बरकरार। बिल्कुल, अभी तक असमंजस की स्थिति है और बैठकों का दौर विशाल जारी है। और जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा कि ये फाइनल लिस्ट आज देर रात तक या फिर कल सुबह तक, क्योंकि 4:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह है, तो उसके पहले राज्यपाल को सूची भेजी जाएगी। तो ये लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन अलग अलग नाम भी आ रहे हैं विशाल। मसलन जो है तारकिशोर सिंह का नाम आ रहा है, रेणु देवी का नाम आ रहा है, नित्यानंद राय का नाम आ रहा है, मंगल पांडे का नाम आ रहा है, संजय जायसवाल का नाम आ रहा है। तो तमाम नाम आ रहे हैं, लेकिन ये भी एक देखने वाली बात होगी कि क्या दो उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला आजमाया जा सकता है? सामने लाती है, चाहे वो देखिए, सब आशंका अटकलें अभी चल रही हैं विशाल। और आप निश्चित इतना मान के चलिए कि जो आला कमान है बीजेपी का, जो वरिष्ठ नेताओं की जो टीम है, उन्होंने नाम लगभग तय भी कर दिया होगा। लेकिन अभी बात वो खुलकर सामने नाम नहीं आ रहा है, लेकिन नाम क्लियर हो गया होगा और कुछ देर में ये पता भी चल जाएगा विशाल। ठीक है, जल्दी से मैं चंद्र प्रकाश जी का रुख करना चाहूंगा। चंद्र प्रकाश जी, सत्ता में आने की बेचैनी शायद आरजेडी कांग्रेस की इतनी ज्यादा थी कि अब किसी और की सरकार बनते देख रहे हैं तो रिमोट कंट्रोल से चलेगी सरकार, ये कहना पड़ रहा है। देखिए विशाल जी, ये सरकार बन रही है उनकी, उसके लिए उनको हम लोग बधाई देते हैं। एनडीए के लोगों को, नीतीश कुमार जी को भी बधाई है। और ऐसा नहीं है कि सरकार जब बन रही है तो जब तय हो गया, चुनाव के बाद रिजल्ट आ गया, तो फिर उसके बाद बेचैनी क्या और रिमोट कंट्रोल से तो इस तरह की बयानबाजी क्यों है? नहीं, बयानबाजी है इसलिए कि देखिए, आप जो जितना भी लोग कह लें, लेकिन कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं है इस बार नीतीश कुमार को। और ये निश्चित रूप से ये सरकार चलाने में, जहां अभी देखिए आप डिप्टी चीफ की बात कर रहे हैं, उनके जो वीआईपी के नेता हैं मुकेश सहनी, वो मंत्रिमंडल के गठन के पहले ही से कह रहे हैं कि आप उधर महागठबंधन से उनको कहां से तो ऑफर मिल रहा है कि उप मुख्यमंत्री का पद का ऑफर मिल रहा है। तो ये इतनी महत्वाकांक्षा इनका छलांग मार रहा है कि लगता है कि कब ये डिप्टी चीफ ही का पद लेकर के मारेंगे। अरे तो वो गठबंधन अपने आप में तय कर लेगा ना, जैसे आपका गठबंधन तय करता है बड़े मुद्दों पर, वैसे उनका गठबंधन भी तय कर लेगा। नहीं, हम बोल रहे हैं आपको कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं है और ये सरकार को चलाने में नीतीश कुमार जी को कठिनाई होगी। मैं इतना ही जानता हूं। अब रह गया रिमोट से चलेगा, इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं, उसमें कहां दो राय है। अब वो बन रहे हैं, लेकिन कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं रहने के चलते बीजेपी और जेडीयू का आपस में कम प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जितना कि उनके जो दूसरे हम और वीआईपी हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट करने वाले हैं। और ये आगे आने वाले समय में बहुत डिफिकल्ट होगा। ये कंफर्टेबल जल्दी से सत्यप्रकाश जी, जेडीयू से सत्यप्रकाश जी हमारे साथ हैं, किसी तरह के दबाव में है क्या नंबर 3 की पार्टी बनकर आप? बिल्कुल नहीं, चूंकि जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं रिमोट, उनके यहाँ रिमोट की कुछ प्रथा रही है। 2005 से जो 2010 तक केंद्र में जो सरकार थी, वो किसके रिमोट से चलती थी ये ना मीडिया से छुपा है, मैंने तो रिमोट की बात कही नहीं, जिसने कहा मैंने आपको नहीं कहा। और नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड का पिछले 23 वर्षों का एक गहरा संबंध, सिद्धांतों पे कई बार असहमति होती है, सहमति होती है, ये लोकतंत्र है। फिर भी हम निरंतर विकास की राजनीति को मिलकर आगे बढ़ाते रहे। हमारे यहाँ सहयोग से, सौहार्द से और सिद्धांतों पे सरकार चलती है। हमारे यहाँ विकास की नीतियों पे सरकार चलती है। ठीक है सुरेश पासवान, जब गठबंधन में, जब एनडीए में कोई असमंजस नहीं है कि सरकार कैसे चलेगी, तो आरजेडी क्यों असमंजस और इस तरह की बातें कर रही है? इस तरह के बयान देने का कोई अर्थ तो होना चाहिए। लगता है सुरेश पासवान जी के ऑडियो में कोई दिक्कत, एक बार फिर से हम ठीक करवाते हैं। आलोक मेहता जी, क्या किसी भी तरह के दबाव में है नीतीश कुमार नंबर 3 की पार्टी बनने के बाद? क्या मुख्यमंत्री का पद संभालना, जैसे पहले वो काम कर रहे थे वैसे काम करना कुछ मुश्किल होगी क्या? विशाल जी, राजीव प्रताप रूडी जी आपके साथ हैं, उन्होंने भी देखा और मैंने भी देखा है। नीतीश कुमार वर्षों से आप देखिए, वो भी जेपी मूवमेंट से निकले हैं। वो कभी एक समय में 1990 से वो राजनीति में उस तरह से मंत्री भी बने थे।
इसलिए उनको ऐसा रिवोट, देखिए ये तो हर मुख्यमंत्री, मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि जो इस तरह के मुख्यमंत्री होते हैं उनका अधिकार होता है, और कोई भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए थोड़ा सा गरिमामय पद दे दिया जाए और उनमें से दूसरे श्रेणी के मैंने दूसरे पंक्ति के लोग तैयार किए जाए। आपने यूपी में देखा था, वो मेयर ही थे, फडणवीस साहब जो अभी यहाँ के ऑब्जर्वर हैं, वो भी कभी नागपुर में मेयर होते थे। तो अच्छे नए लोगों को लाया जाए, और सुशील मोदी जी को लेकर मैं पूरे सम्मान के साथ, हो सकता है उनको यहाँ पर कहीं कोई जगह दी जाए सेंटर में, या जो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन नए लोगों को ला करके, नीतीश जी जो आपने जो बेसिक सवाल किया, मैं नहीं मानता नीतीश जी जिस तरह से नेचर के हैं, बल्कि उसका कई बार थोड़ी सी परेशानी भी होती है कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल अपने इतना ज़्यादा कड़ा रुख अपना लें। ये हो सकता है कि वो बीजेपी के लोगों को अपने ढंग से काम करने की अपनी और स्वायत्ता दे दे कि भाई ठीक है, आपने अपने मंत्रालय में जो करना चाहते करिए, और वो हमेशा मेरा मानना है कि रहा है। और इसलिए जैसे कई ऐसी योजनाएं, रूडी जी यहाँ बैठे हैं, कौशल विकास के 1 लाख सेंटर हैं, कैसे इंप्लीमेंट होगा? सुशील मोदी जी कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए और अपने पार्टी के सहयोगियों से उतना सहयोग नहीं लेने की वजह से आज उनको ऐसी स्थिति में देखना पड़ रहा है कि वो नेतृत्व की तरह, उनको मुख्यमंत्री की तरह भी पेश नहीं किया जा सका। इसलिए बीजेपी अपनी आत्मचिंतन करती है। मैं थोड़ा सा कड़वा बोल सकता हूं, क्योंकि पत्रकार के नाते हमारा किसी के साथ मैं बहुत उनको वर्षों से जानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी होती है, या उनका सेंटर में उनका हो सकता है जो उनका महत्व है, उनका जो अनुभव है, जीएसटी के वो बनाए गए थे इंचार्ज सारा। यानी कि आपको भी लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा बदल सकता है, सुशील मोदी की जगह कोई और आ सकता है, आपको भी लग रहा है ऐसा? बदल ही गया, 2 नाम नहीं, आपने खुद बताया, ट्विटर में उन्होंने हटा दिया उनको। सूचना, राजनाथ सिंह जी बहुत सीनियर नेता है, उन्होंने उनको संकेत दे दिया कि अब आपको आपकी जिम्मेदारी दूसरी होगी। पार्टी में जिसको रूडी जी को कह दिया गया मंत्रालय, इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय में वो काम कर रहे थे, उनसे कहा गया पार्टी में जाके मैदान में काम करिए, तो करेंगे। देखिए पार्टी के जो अच्छे कर्मठ लोग होते हैं, ये भी छोड़ के जा सकते थे, इनको भी कोई भी पार्टी, कांग्रेस या जैसे कीर्ति आजाद गए, इनको भी कोई मुख्यमंत्री बनाने को कह सकता था, लेकिन वो तो नहीं गए ना। तो सुशील मोदी कहां जाएंगे? सुशील मोदी के विरोध में कई केंद्रीय मंत्री तक थे, आरएसएस के भी कई लोग नाराज थे। इसलिए सुशील मोदी जी को थोड़ा सा साइज भी दिखाया जा रहा है, लेकिन उनके उपयोग किया जाएगा जो अनुभव उनका है, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि आपको दूसरी पार्टी या बड़ी, मुझे लगता है आपने यहाँ पे बड़ी बात कह दी है। राजीव प्रताप रूडी जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राजीव प्रताप रूडी, नीतीश कुमार से भी पूछा गया, राजनाथ सिंह जी से भी पूछा गया, किसी ने जवाब सीधा नहीं दिया उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर, क्या होने जा रहा है? नहीं, ये बात तो आलोक जी ने सही कहा कि मूल रूप से ये तय हो चुका है कि सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और मैं उचित नहीं समझता हूं, आलोक जी ने कुछ टिप्पणी बहुत तीखी कर दी कि वो कामयाब नहीं थे, उनमें कमी। उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है उप मुख्यमंत्री के रूप में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जब जिसको जहां जो रोल असाइन किया जाता है वो स्वीकारता है, जाता है, करता है, और ये कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है। आप उठा के देख ले, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री को उनके जगह धूमल जी थे, कई लोग थे, उनको जिम्मेवारी दिया। उसी तरह से खंडूरी जी थे वहां उत्तराखंड में, वहां नए मुख्यमंत्री को चुन के दिया गया। हरियाणा में भी नए चेहरे को लाया गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टियों का जो स्वरूप है, उसमें ये सब चीजें माने नहीं रखती है, जो कि किसी को पद से, किसी की जिम्मेवारी को कहीं से हटा करके। अब राधा मोहन सिंह भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री एग्रीकल्चर 5 साल रहे, अब उत्तर प्रदेश के प्रभारी बना के भेजे गए हैं, तो 6 महीने से तो बेचारे वो कहीं नहीं थे, और उनको एक बड़े प्रदेश का। तो ये तो बड़ी पार्टियों का एक व्यवस्था है, और बड़ी पार्टियों में रहने का कंटिन्यूटी तो रहता ही है। अब सुशील मोदी जी का इतने वर्षों का जो मेहनत है, या उनकी जो पहचान है, जो बिहार पर पकड़ है, जो उनका होमवर्क है, वो पार्टी व्यर्थ थोड़ी ना जाने देगी। इस बड़ी पूंजी को जो उसमें जमा है, उसको व्यर्थ थोड़ी ना जाने देगी। इसलिए वो पार्टी का निर्णय है। किसी को भी किसी समय जो शीर्ष नेतृत्व मंथन के पश्चात सही समझता है और पार्टी हित में समझता है और पार्टी और देश के हित में समझता है, वो निर्णय होते रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा विषय है। और कल जब सभी कैबिनेट मंत्री अगर ये शपथ लेते हैं, पूरी सरकार मंत्रिमंडल होता है, तो उसमें से कोई व्यक्ति बीजेपी का, देखिए निर्णय राजीव जी भले ही बड़ा नहीं होगा, लेकिन बिहार के लोगों के लिहाज से ये खबर तो बड़ी है कि उनका उप मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। कि आपने कम से कम ये साफ कर दिया कि सुशील मोदी तो नहीं है, लेकिन आपने जिन्हें जिम्मेदारी दी है उनकी जरा बात कर लेते हैं। रेणु देवी की,
और उन्होंने कहा है कि पार्टी के फैसलों पर हम अमल करेंगे। कार्यकर्ताओं का वो धन्यवाद दे रही हैं। नीतीश बड़े भाई हैं, हम छोटी बहन हैं। बीजेपी विधायक दल की उपनेता चुनी गई है रेणु देवी, जिन्होंने आभार प्रकट किया है कार्यकर्ताओं का। राजीव जी, भाई महिलाएं साइलेंट वोटर्स हैं, जरा पहले उनकी बात कर लेते हैं। उनकी भूमिका कितनी बड़ी होने वाली है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जरा सुनवा देते हैं पहले कि रेणु देवी ने कहा क्या है। ये समाज के सहयोग से, हमारे कार्यकर्ता के सहयोग से, हमारी पार्टी के सहयोग से ऐसा संयोग बनता है कि हम सभी एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको हम बखूबी निभाते हैं। भाजपा का ये कल्चर है सेवा का, और हम लोग सेवा भाव से ही काम करते हैं। कोई नेता हम लोग अपने आप को मानते भी नहीं है और नेता बनते भी नहीं हैं। भाई इस बात का इंतजार तो राजीव जी बीजेपी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, बिहार की जनता भी कर रही है कि बीजेपी की ओर से कौन सा चेहरा आगे किया जा रहा है। रेणु देवी ने तो कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया, पार्टी क्या जिम्मेदारी देने वाली है? कल शाम को आपको बता देंगे, जब शपथ ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो बता देंगे। और रेणु देवी पार्टी की बहुत शीर्ष नेता है, बहुत पुरानी नेता है, और विधायक रही हैं 4 बार। और जिस समाज में आज से आती हैं वो एक ऐसा समाज है जिसका प्रतिनिधित्व वो करती आ रही हैं बिहार में। तो मैं समझता हूं, और मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं कि घोषित कर दूं कि कैबिनेट में कौन आने वाले हैं और उप मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं। अब मुझे लगता है कि सुशील जी का खुद का ट्वीट आने के पश्चात ये स्पष्ट है कि वो उस पद पर नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी भूमिका और उनका कार्यकलाप और उनका योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। और निश्चित रूप से पार्टी के भीतर कल तय होगा, और मुझे लगता है विमर्श का दौर जारी होगा या निर्णय हो भी चुका होगा, किसी को नहीं पता होता है। लेकिन अगर निर्णय हो जाएगा और कल शपथ के दौरान उसके बाद पता चल जाएगा क्या है। तो यानी कि नए चेहरे आना तय है, वो कौन होंगे वो आप कल से पहले नहीं बताएंगे। लेकिन आलोक जी, एक बात यह भी चर्चा में चल रही है कि बीजेपी ऐसे लीडरशिप को सामने रखना चाहती है जो अगले 10-15 साल तक आगे चलकर मुख्यमंत्री के रूप में रह सके, और चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो, उनका मुकाबला करने के लिए यंग लीडरशिप चाहिए। विशाल जी, अभी मैंने आपको कहा ये चीजें हम लोग स्टूडियो में आप और हम थोड़ी डिसाइड करेंगे 10 साल उन्होंने क्या तय किया है ये। लेकिन ठीक है, देखिए उनके पास कितने चेहरे हैं। एक आपके साथ बैठे हैं रूडी जी, दूसरे और भी कई केंद्र में मंत्री हैं जो इस बार भी बनना चाह रहे थे। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो किसको पेश करेंगे वो 5 साल, ये लोग कोई ऐसा तो नहीं है कि पार्लियामेंट में है तो ये काम नहीं करेंगे, ये नीतीश जी को कहेंगे ये काम होना चाहिए, नहीं होगा। तो देखिए ये बहुत पुरानी धारणाएं हैं कि आप 5 साल पहले मुख्यमंत्री पहले घोषित, ये कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं है हमारे इंडिया में। और इंडिया में उस तरह की सिस्टम हमारे यहाँ डेमोक्रेसी से होता है। अभी भी देखिए राजनाथ सिंह जी गए हैं, उन्होंने भी विधायकों के भी विश्वास में लिया। ऐसा तो नहीं ना कि सब किसी की इच्छा ना हो और किसी को बना देंगे, मोदी जी सब सुशील मोदी जी को चाहते हैं और उनको हटा देंगे, ऐसा नहीं होता। ये इनफॉर्मली किया जाता है। जो बड़ी पार्टी हैं, थोड़ी भावनाएं, थोड़ा क्षेत्र, ये ठीक है कि बहुत एक्सपेरिमेंट्स है। और आपने अभी जो सवाल किया मैं फिर से कहूँगा, नीतीश कुमार जी को आपके दिन में संवाददाता सुबह के समय कह रहे थे, उनको मैं उनका इज्जत करता हूँ, वो चूंकि फील्ड में काम करते हैं। मैंने तब भी उनसे कहा था कि देखिए ऐसा नीतीश जी और उनकी वेवलेंथ मिलती है, तो नीतीश जी की वेवलेंथ किससे नहीं मिलती बीजेपी में जो ऐसे बड़े नेता हो सकते हैं? क्या केंद्रीय मंत्री जब जाते हैं तो उनके साथ नहीं होती है? तो सुशील मोदी जी साथ में थे, उनके साथ अच्छी वेवलेंथ थी। लेकिन दूसरे यदि नए लोग बनेंगे तो वो तो और भी नीतीश जी पर निर्भर करेंगे। तो आपका जवाब इससे भी आता है कि नीतीश जी और ताकतवर होंगे, 2 नए उप मुख्यमंत्री को ट्रेंड करेंगे या उनको साथ में उनसे अच्छा काम लेंगे तो उससे उनकी ताकत बढ़ेगी, ताकत कम नहीं होगी। यदि बल्कि मैं तो ये कहूंगा, आरजेडी के हमारे मित्र बैठे हैं या नहीं कहीं भी सुन रहे हो, आरजेडी के लोगों के भी वो काम यदि विकास के यदि करेंगे तो उनका भी समर्थन मिल सकता है उनको थोड़ी समय बाद। मैंने बाहर कोई आ गया उनमें से भी टूट के, वहां देखा आपने कितने कांग्रेस को छोड़ के आगे 25 आदमी। तो क्या आश्चर्य होगा कि आरजेडी का दालन छोड़ करके वो कहेंगे आइए जी हम तो इधर ही चले जाते हैं। मैं इसकी दिलबदू की सही नहीं मानता, लेकिन यदि नीतीश जी जितने चतुर व्यक्ति हैं, वो उन्होंने देवगौड़ा के साथ, उन्होंने शरद यादव को, बड़े बड़े नेता लालू यादव, उन सब से निपट लिए। तो क्या आप समझते हैं कि दूसरे बीजेपी उनको कह देगी कि नहीं हम हाकेंगे आपको? इसलिए 2 मुख्यमंत्री अनुभवी, जैसा बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया आलोक जी। ये सवाल देखिए, सुरेश पासवान जी तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन चंद्र प्रकाश जी जरूर है कांग्रेस पार्टी से। चंद्र प्रकाश जी, आपका एनालिसिस और आप देख रहे हैं आलोक जी का एनालिसिस, वो कह रहे हैं और मजबूत नेता और मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आएंगे नीतीश जी अब तो। देखिए विशाल जी, आलोक जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनका एक अपना विश्लेषण है और हो सकता है सही भी हो, लेकिन
मेरा थोड़ा ओपिनियन डिफरेंट है इस मामले में। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार जी इस बार जो बने हैं मुख्यमंत्री, आप ये देख लेंगे 6 महीना साल भर कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी के तहत ये सारा काम हो रहा है। और मैं आपको कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी ठीक है, अभी एक और चुनाव, बंगाल का चुनाव है, कहीं है, लेकिन मुझको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि ये अंततोगत्वा ये शिफ्ट होगा, बीजेपी को ही मुख्यमंत्री पद शिफ्ट होगा। और जैसे इनके बारे में है, सुशील मोदी जी कहीं किसी राज्य के गवर्नर बनाए जा सकते हैं। और नीतीश कुमार जी के बारे में भी बहुत चर्चा है कि 2022 तक इनको भी उपराष्ट्रपति बनने का ऑफर मिल सकता है या कुछ संकेत इनको मिला है। तो कई बातें हवा में तैर रही हैं, अभी राजनीतिक रूप से कई जगह पर ये बातें चल रही हैं। लेकिन अभी ये कहना कि नीतीश कुमार जी अब मजबूत होंगे, मजबूत नहीं होंगे। क्यों मजबूत? जितना मजबूत होना था नीतीश कुमार जी को उतना मजबूत हो गए। अब नीतीश कुमार जी की मजबूती धीरे धीरे कम डाउन होगी। आपके साथ नहीं है, आपके साथ गठबंधन में नहीं है, इसलिए मजबूत नहीं होंगे, कमजोर हो जाएंगे, ऐसा है? नहीं, हम ये कहां कह रहे हैं गठबंधन में रहे या ना रहे, उससे मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी के प्रति मेरा भी इज्जत है, मेरी भी श्रद्धा है, और मैं उनको कोई इस तरह से नहीं कह रहा हूं। मैं साफ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी, देखिए आप मानिए ना, 71 जेडीयू सीट 71 था, 71 से घट के ये 42 हो गए। तो नीतीश कुमार जी एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उनको भी आत्मसम्मान पर उनका चोट पहुंचा है। उनको लगा कि साहब अगर हमारी संख्या कम हो गई, तो बीच में एक आध दिन पहले तो बोल रहे थे, आपने सुना भी होगा, बोला कि साहब हम कोई दावेदारी नहीं पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री का कि हम ही मुख्यमंत्री होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दर्द उनका छलक रहा है, और ये दर्द है। लेकिन अब चूंकि उसका कितना वो बयान कर सकते हैं आज के दिन में, लेकिन ये निश्चित है कि आने वाले समय में ठीक है। जल्दी से मैं लगता है सत्यप्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं, जेडीयू से हमारे साथ हैं। कोई आत्मसम्मान को चोट पहुंची है, कोई प्लानिंग हो गई है, कोई रणनीति हो गई है, आपको ऐसी कुछ जानकारी है क्या सत्यप्रकाश जी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो पूरी जानकारी है एनडीए की। देखिए, चुनाव के पूर्व भी ये लोग तरह तरह के झूठ का प्रचार करते थे। जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने कहा कि एनडीए के लीडर नीतीश कुमार ही होंगे, चाहे सीट किसी की कम ज्यादा आए, मुख्यमंत्री वही होंगे। चुनाव जब हम लोग बहुमत के साथ जीते, बहुमत का आंकड़ा पार किया, तो भी तरह तरह का ये लोग प्रचार करते थे। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में विकास की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो इन सारी बातों में मजबूती है। इनकी विरोधियों की बातों में वो चाहते हैं कि बस कुछ बिखरे। उनको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी और वीआईपी, ये चारों मिलकर विकास के रास्ते पर चलेंगी। और बिहार में जो उन्होंने वादा किया है, जिस बिहार को निर्माण करने का एक सपना संजोया है, उसको और बेहतर ढंग से बनाएंगे। 11.3% का विकास दर तो अभी है, ये और आगे जाएगा और विकसित बिहार बन के उभरेगा। इतना ही मैं कहूंगा। इन लोगों को जितना प्रचार फैलाना है, नीतीश कुमार पहले भी मजबूत थे, और गठबंधन की राजनीति में सबसे सुंदर गठबंधन, सबसे बेहतरीन गठबंधन का प्रयोग जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितनी पार्टियां हैं उनमें सहयोग के रवैये के कारण आज भी निरंतर जारी है, और वो सबसे मजबूत सकारात्मक गठबंधन रहता है। चंद्रप्रकाश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। कई दल आपको छोड़ करके जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना से लेकर के अकाली दल, कई ऐसे दल थे जो साथ में रहे, साथ छोड़ के चले गए। इसलिए ये नहीं कहना उचित होगा कि भाजपा का जो गठबंधन है वो बड़ा ही इंटैक्ट है। अब रागे जहां तक बात आप जो कर रहे हैं, गठबंधन कभी कभी छोड़ के चला जाता है, लेकिन सिद्धांतों से जो हमारा एक मेल जोल रहता है, हम सिद्धांत पर कोई समझौता नहीं करते। सैद्धांतिक गठबंधन है जो मैं वही बात तो महाराष्ट्र में किया है। कैसा गठबंधन है? सत्ता के लालच का गठबंधन। सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। यही कारण है कि इनको तकलीफ हो रहा है कि उनका जो सीट है ना, जेडीयू का सीट घट गया है। और देखिए, सिद्धांत की राजनीति जहां तक सवाल है, आज नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं, 2 साल पहले क्या बोले थे और आज 6 महीना बाद क्या बोलेगा, ये बड़ा मुश्किल है। सिद्धांत की राजनीति तो हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन कौन सब किसके बारे में क्या टिप्पणी कर रहा है, ये किसी से छुपा है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने 2-2.5 बरस पहले नीतीश कुमार जी के बारे में क्या ना करें। ये गठबंधन बहुत सहयोग का गठबंधन है, सौहार्द का गठबंधन है, सम्मान का और बराबरी का गठबंधन है। चलिए, मैं तो कहता हूँ मेरी शुभकामनाएं हैं, बढ़िया से चले, बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाइए।
बिहार को एक छोटा सा जवाब मुझे लगता है राजीव प्रताप रूडी से ले लेते हैं, क्योंकि आपने बीजेपी के सहयोगियों की बात की है कि शिवसेना चली गई, अकाली दल चला गया, अभी दबाव में नजर आ रही है जेडीयू, कैसे साथ रहेगा? राजीव जी। नहीं, बेहतर होता कि हम तो खैर सरकार बना चुके, कल हमारे मुख्यमंत्री का शपथ हो जाएगा, तो हमारे बारे में जो इतना चिंतन ये आरजेडी के हमारे मित्र और बाकी मित्र और कांग्रेस के मित्र खुद अपना भी तो थोड़ा बहुत देखे, अपने बारे में बताए कि स्थिति क्या है, हार क्यों हो गई, प्रोबेशन पॉलिटिकल तेजस्वी जी का एंड किया कि नहीं, 70 सीट पर लड़े 19 पर लटक गए, तो अपना भी थोड़ा बहुत बताइए। हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग तो 5 साल के लिए सरकार बना लेंगे, देश की भी सरकार है, बिहार की भी सरकार है, और हम जानते हैं किस तरह से गठबंधन की राजनीति करनी है। अपना भी थोड़ा बताइए, जनता को जरा बताइए आपकी स्थिति ये क्यों हो गई। बड़ा कूद कूद के सब लोग बता रहे थे पूरे भारतवर्ष को कि हम जीत गए, ढोल बजा रहे थे, और अखबार के मित्र और हमारे जितने मीडिया के मित्र भी उसमें एकदम फंस गए, बेचारे फंस गए, एग्जिट पोल में फंस गए। सरकार हमारी बन रही है, हम तो खुश हैं भाई। मुख्यमंत्री अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, कार्यशैली अच्छी है, सबको साथ लेके चलता है, ठीक। तो वैसे मुख्यमंत्री हमको मिल गए वापस, बिहार की प्रगति होगी, बीजेपी का जहां तक सरकार है, सरकार में भागीदारी अच्छी रहेगी। अपना भी थोड़ा बताइए कि आप लोग अब कहां चले गए। चलिए, लेकिन आरजेडी कांग्रेस सत्ता में आने के सपने देखे बैठे थी, लेकिन वो हो ना पाया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ब्रजेश का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगा आखिर में। ब्रजेश, देखिए, राजीव प्रताप रूडी ने इतना तो साफ कर दिया कि सुशील मोदी की जगह पर नए चेहरे आने वाले हैं। अब चर्चा किन की चल रही है वो भी आपने देख लिया, वहां क्या चर्चा हो रही है? देखिए, अभी चर्चा और मंथन का दौर विशाल लगातार चल रहा है, लेकिन अब कुछ देर आपको इंतजार करना होगा, सभी को इंतजार करना होगा कि वो चेहरा कौन आता है। लेकिन इतना है कि सारे समीकरणों को विशाल पार्टी ध्यान में रखते हुए कोई भी नया चेहरा सामने लाएगी, अब पुराने चेहरे भी आएंगे, तो समीकरणों को ध्यान में रख के किया जाएगा सारा फैसला। चलिए, कोई भी हो, सुशील मोदी अब इस जिम्मेदारी में, इस पद पर आपको नजर नहीं आएंगे। राजीव प्रताप रूडी ने यहां पर बिल्कुल साफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस जानकारी के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।